आदमी जो एक धनी परिवार का था। अपनी मेहनत और बुद्धि से उसने अपने परिवार की संपत्ति को थोड़े ही समय में दुगना किया और बहुत ही अमीर बन गया। दुर्भाग्य से रामदार की सेहत कमजोर हो गई और अंत में वह चल बसा। मरने से पहले रामदार ने अपने बेटों को वचन दिया था कि उसकी सारी संपत्ति तीनों में बांटी जाएगी। अब बेटे बटाई के समय व्याकुल में पड़ गए क्योंकि उन्हें 17 घोड़ों को आपस में बांटना था। इसकी वजह से अब वे आपस में बहस करने लगे। बहस करते करते महीने बीत गए और एक दिन रामदार की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, तुम सबको शहर के मुंसिफ के पास जाना चाहिए। शायद वे अपनी बुद्धि से तुम लोगों की इस समस्या का हल निकालने में सहायता करेंगे। बेटों ने माँ की बात मानी और मुंसिफ जी के पास चले गए। मुंसिफ जी, हमारे पिताजी ने अपनी संपत्ति हमारे लिए छोड़ी है और बोला है कि हमें निष्पक्ष रूप से इसको आपस में बांटना चाहिए। ये तो अच्छी बात है ना? समस्या क्या है? उस संपत्ति में है 17 घोड़े और पिताजी ने कुछ ऐसा चाहा। आधे घोड़े मेरे हिस्से में, पौना मेरे दूसरे भाई के हिस्से में और पाव आखिरी वाले के लिए। बड़े बेटे ने मुंसिफ जी को अपनी पिताजी की इच्छा पत्र दी। कृपया करके आप हमें सही निर्णय बताइए। उसी समय रामदास उस स्थान पर आ पहुंचा। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, रामदास के पास हर चीज का हल है। इधर आओ रामदास, अब तुम ही इस समस्या का हल करो। जरूर मुंसिफ जी, क्या मैं इच्छा पत्र को एक बार देख सकता हूँ? गौर से देखने के बाद रामदास ने गार्ड्स को 18 घोड़े के खिलौने लाने को कहा। रामदास, 18 खिलौने क्यों? खैर, तुम जो भी करो, सबको तुम्हारे निर्णय से संतुष्टि मिलनी चाहिए। आप सब चिंता मत करो, ये कोई मसला है ही नहीं। रामदास ने सारे 18 खिलौनों को एक मेज पर रखा। तो इधर है 18 घोड़े, जिसमें से 17 आपके हैं और मानो एक मुंसिफ जी का है। बेटों ने रामदास के साथ हाँ में हाँ मिलाई। तो इन 18 घोड़ों में से आपके पिताजी की इच्छा के अनुसार आधे बड़े बेटे के लिए, तो मैं तुम्हें 9 घोड़े दूंगा। जी हाँ, सही है, धन्यवाद महोदय। अब दूसरे बेटे को पौना मिलना चाहिए, तो मैं उसको 6 घोड़े दे रहा। मैं इससे सहमत हूँ, आपको धन्यवाद। अब अंत में तीसरे बेटे को मिलना है पाव, तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ 2 घोड़े। जी महोदय, सही बात है, आपका धन्यवाद। अब अंत में बचा 1 घोड़ा, जो मुंसिफ जी को जाएगा। इच्छा पत्र के अनुसार सब बांटने के बाद मुंसिफ जी ने रामदास की बहुत प्रशंसा की और तीनों बेटे खुशी से, संतुष्टि से अपने घर वापस चले गए। एक बार 2 मित्र जंगल से गुजर रहे थे। और रास्ते में उनको एक बाघ की खाल मिला। उन्होंने उसको उठाया और सोच रहे थे कि इससे पैसे कैसे कमाएं। अलग अलग योजनाएं के बारे में सोचने लगे, परंतु उनके दिमाग में कुछ नहीं आया। केवल एक ही विचार, जिसमें उनको लोगों को बेवकूफ बनाना पड़े। अंत में उन्होंने एक योजना बनाई और एक दूसरे से वादा किया कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वे एक दूसरे की मदद करेंगे। बिल्लू बाघ की खाल पहनकर लोगों का ध्यान खींचेगा और इसी दौरान किशन उन लोगों के घरों से चोरी करेगा।
दोस्त यह काम आराम से करने लगे। बहुत सारे घरों से चोरी की और दोनों को अपने आप पर बहुत गर्व महसूस होने लगा। उनको लगा कि एक दिन वे बहुत अमीर बन जाएंगे। जल्द ये उनकी एक आदत बन गई। अब वे बड़े बड़े चोरी भी करने लगे। परंतु अचानक से एक दिन उनको एक मुसीबत का सामना करना पड़ा। एक दिन सच में एक असली बाघ उस जगह पे घूमने लगा और यह दो दोस्त सोचने लगे कि यह तीसरा आदमी कौन है। बाघ अचानक से उनकी ओर दौड़ने लगा, गरजते हुए। किशन वहाँ से भाग गया अपने दोस्त को छोड़कर। दूसरी ओर बिल्लू के पास समय नहीं था वहाँ से भागने के लिए, तो वह जमीन पर पड़ गया और मरे हुए का नाटक करने लगा। किशन ये सब एक पेड़ के ऊपर चढ़कर देख रहा था। असली बाघ आया और बिल्लू को उसके बाघ के खाल के नीचे से सूंघने लगा। पेड़ के ऊपर बैठे किशन को ऐसा लग रहा था जैसे बाघ बिल्लू के कान में कुछ फुसफुसा रहा था। बिल्लू बिना हिले अपने सांसों को रोक के रखा था। बाघ को लगा कि यह केवल एक दूसरा मरा हुआ बाघ है और वहाँ से चला गया। तुरंत बिल्लू उड़ गया भारी सांसें लेते हुए। किशन पेड़ के नीचे आया और पूछा, वैसे बाघ ने तुम्हारे कान में क्या बोला? किशन बार बार यही सवाल पूछने लगा। मैं तुम्हारा साथी हूँ ना, और तुम्हें मुझको सब कुछ बताना चाहिए। बिल्लू ने जवाब दिया, हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया है कि हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे, और तुम मेरी जान की परवाह किए बिना ऐसे सवाल कर रहे हो। खैर, तुमको जानना है ना कि बाघ ने मुझे क्या बोला? उसने मुझे तुम जैसे कंजूस लोगों से दूर रहने को बोला, और अब मैं वही करूँगा। कृपया मुझे मत छोड़ो, मुझे माफ कर देना दोस्त, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, पर कृपया मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ना। बिल्लू ने किशन से कहा कि ठीक है, वे दोनों अभी भी दोस्त रह सकते हैं, पर बिल्लू को अभी भी बहुत गुस्सा था। उसने किशन से बदला लेने की योजना बना रखी थी। अगले दिन दोनों ने मेयर साहब के घर को लूटने की योजना बनाई। इस बार बिल्लू ने किशन को बोला बाघ की खाल पहनने के लिए। किशन ने माना और फिर दोनों दरवाजे के पास आ पहुँचे। तुम अंदर जाओ, मैं इधर नजर रखूंगा। ठीक है, अगर कोई आएगा तो मुझे तुरंत बताना। किशन चुपचाप से अंदर गया और सारा सोना पैसा चोरी करने लगा। इसी दौरान बिल्लू ने दूर से मेयर साहब को वापस आते हुए देखा। बिल्लू बदले के लिए इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वह घर के पीछे गया और अपने जेब से एक घंटी को निकाला। घंटी को वह जोर जोर से एक लकड़ी के साथ मारने लगा, शोर मचाने। जब मेयर साहब ने देखा कि आवाज उनकी घर से आ रही है, तो वह जल्दी घर की ओर दौड़े। दरवाजा खोला तो बाघ को देखकर डर गए। किशन ने भागने की कोशिश की, परंतु जब उसने कूदा तो उसकी बाघ की खाल एक कील में अटक गई और उसका असली रूप सामने आ गया। मेयर साहब ने तुरंत किशन को पकड़ लिया और अंत में उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कभी भी अपने दोस्त से धोखा ना करें और उससे किया गया वादा ना तोड़ें।